गुड इवनिंग बच्चा लोग, मैं राजेश मिश्रा। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम ऑनलाइन में भी आएंगे आपको सारी क्लासेस लेकर के, तो आज ऑनलाइन क्लासेस में केमिस्ट्री से क्लास 10th की केमिस्ट्री से हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आज मैं चाहूंगा कि आपको सबसे पहले केमिस्ट्री का जो पोर्शन है क्लास 10th का, उस क्लास 10th के पोर्शन के केमिस्ट्री की कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है उसकी जानकारी दे दे, क्या वेटेज है उसका बोर्ड एग्जामिनेशन में, और कितने तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले क्लास 10th का आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का आपका सिलेबस है, उस सिलेबस की अगर जो बात करें हम, तो उस सिलेबस में आप अगर जो ध्यान से देखें तो आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दूसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, ये आपको पढ़ना है दूसरा। तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अलावा जो चौथा चैप्टर है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये टोटल 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। शुरुआती दौर में 5 चैप्टर आपको पढ़ने होते थे, जिसमें एक और चैप्टर इसके साथ होता था जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। यहां पर अगर जो देखा जाए तो ये टोटल 4 चैप्टर मिल करके अगर जो 24 और 25 के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये 4 चैप्टर मिल करके आपको 25 से लेकर के और 27 मार्क्स तक का क्वेश्चन देते हैं। पूरे साइंस के पेपर में ये 4 चैप्टर मिल करके 25 से लेकर के 27 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको देते हैं। अब इस क्वेश्चन जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं इसमें, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। तो उसके हिसाब से अगर जो चलते हैं हम, तो हम देखेंगे जो पहला आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इससे 9 मार्क्स के 8 से लेकर के 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर जो देखेंगे एसिड बेस एंड साल्ट से, तो इससे आपसे 3 से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेटल नॉन मेटल से अप्रॉक्सीमेट 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखा जाए अगर जो लास्ट वाला चैप्टर है, तो इससे 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कम और ज्यादा हो सकता है, ये याद रखिए, इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, किसी में थोड़ा सा कम हो जाए, किसी में ज्यादा हो जाए। टोटल मार्क्स ये आपको 25 से लेकर के 27 के बीच में दे सकता है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चैप्टर्स में कर सकता है। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, वो थोड़ा सा आप देख लें अगर जो, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको किस तरह के क्वेश्चन कितने परसेंटेज में आएंगे, जैसे 3 हिस्सों में बांट दिया। सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर को 3 हिस्सों में बांटा है। अगर जो उन 3 हिस्सों को देखते हैं हम, तो उसमें आपका जो पहला हिस्सा होगा वो होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो पूरे क्वेश्चन पेपर का, पूरे साइंस की बात मैं कर रहा हूं बेटा, पूरे साइंस के क्वेश्चन पेपर का 50% आता है, टोटल 50% आता है। और उसके बाद जो आपका एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज के बारे में आप जानते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया उसमें, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये 30% में आते हैं। अब ये दोनों मिल करके हो गया आपका 80%। बचा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,
और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, इसकी बात अगर जो हम लोग कर लें तो ये 20% में आता है। अब सोच के देखिए बेटा, सीबीएसई किस तरह से अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है और कंपटीशन की तरफ बढ़ रही है। जैसे पहले शुरुआती दौर में आया तो केवल 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता था, फिर एक अगले साल में 30% आया, फिर 2 साल पहले तक ये 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता था, लेकिन अब 50% यानी 50% क्वेश्चन जो है आपका केवल कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, आपके असर्शन रीजन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। इसके बाद आपका एमसीक्यू 30% लेकर के चला जाता है और 20% में ही आपको रिटन वाला क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। इसलिए अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ना होगा, जो भी चैप्टर पढ़ना होगा, वो इतना थॉरोली पढ़ना होगा कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तक पहुंच सके और उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सके। और इसमें हम आपके साथ हैं, हर जगह आपके साथ हैं, जहां जरूरत होगी वहां पर उन सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए हम आपके साथ हैं और वो सारी चीजें क्लियर करके देंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सके। तो बेटा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आपको साइंस के पेपर में कितना परसेंटेज कौन सा क्वेश्चन लेके जाता है, और फिर केमिस्ट्री वाले में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का क्वेश्चन दे सकता है और टोटल कितने नंबर आप केमिस्ट्री वाले पोर्शन से पा सकते हैं। तो अब हम आते हैं, अगला जो हमारा पोर्शन है शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, हमारा जो केमिस्ट्री है और इस केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो चैप्टर नंबर हमारा जो फर्स्ट है इसका नाम है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, या पूरा लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक याद रखिए, ये जो हमारा पहला टॉपिक है इसका नाम है केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को समझना कैसे है, हमको बड़ा साधारण सा है, हम तो समझाते हैं बच्चों को बड़ा सिंपल सा, पहले तोड़ना और फिर जोड़ना। तोड़ना और जोड़ने का मतलब होता है, इन द टर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड वी कैन से दैट the breaking of the old bond and the formation of the new bond with the new property is known as chemical reaction। यानी एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें पुराना सबस्टांस जो है आपस में रिएक्शन करे, उसके बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बन करके एक ऐसा सबस्टांस बने जिसकी प्रॉपर्टी पुराने वाले सबस्टांस से बिल्कुल अलग हो। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिनन को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कंपाउंड्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, जिससे एक ऐसा सबस्टांस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही नई होती है, अलग होती है। तो इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, द प्रोसेस, क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस in which new substances are formed from reactant। एक टर्म हमने यूज किया है रिएक्टेंट, जिसको अभी मैं डिफाइन करूंगा। न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म फ्रॉम रिएक्टेंट इज known as chemical reaction। मतलब अब यहां पर हम क्या करेंगे, the process in which new substance are formed from reactant is known as chemical reaction। मतलब या एक चीज और देखो, मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करें, मिले और मिल करके क्या कर सकते हैं, नया सबस्टांस बना ले, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और करके इसका एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं,
फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए और समझ लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस बाय ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। मतलब पुराने बॉन्ड के तोड़ने और नए बॉन्ड के बनने की वजह से जो नया सबस्टांस बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि केमिकल रिएक्शन में एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो आप ले लीजिए कि हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम रिबन के बारे में आपने सुना होगा, तो हमने मैग्नीशियम, एक मेटल होता है, मैग्नीशियम ले लिया और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने जलाना शुरू किया। हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको गर्म करना शुरू किया, हमने इसको जलाना शुरू किया, तो यह मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखा जाए तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग, ये मेटल है, ये वायर जैसा दिखता है, डार्क ग्रे कलर का होता है, ऑक्सीजन एयर है, कलरलेस है, और जब ये दोनों एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करते हैं तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होता है ये व्हाइट पाउडर जैसा होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी हुई वह ना ऑक्सीजन से मैच करेगी ना मैग्नीशियम से, मतलब यह बिल्कुल ही एक नया सबस्टांस बना है, एक बिल्कुल न्यू सबस्टांस बना है। तो हमने अब जो डिफिनीशन लिखवाया था, उस डिफिनीशन को इस एग्जांपल की मदद से हमने वेरीफाई कर दिया कि जब दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड या मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो मिलने के बाद उनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और नए बॉन्ड की वजह से जो सबस्टांस बनेगा वह बिल्कुल नया सबस्टांस होगा, जिसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल क्या होगी? नई होगी। तो ये आपका था एक एग्जाम्पल मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का। इसको अगर जो फार्मूले के बेस पर आपको समझाने की कोशिश करें तो आप बड़ी आसानी से उसको भी देख सकते हैं। थोड़ा देख लीजिए कैसे हो रहा है। जैसे यह है मैग्नीशियम और साथ में है ऑक्सीजन, और यहां पर हमने इसको गर्म कर दिया, तो ये दो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना शुरू हो गया, और जलने के बाद ये बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। हाँ, एक चीज और बताना मैं भूल गया, वो याद रख लीजिए कि जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो वो डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है। डैजलिंग बहुत ज्यादा रोशनी पैदा करता है, एकदम चमकती हुई रोशनी पैदा करती है, आप डायरेक्टली उसको लगातार नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लिया। ये मैग्नीशियम ग्रे कलर का डार्क वायर जैसा होता है, मेटल है, ऑक्सीजन कलरलेस होता है, लेकिन दोनों रिएक्शन करके जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे तो ये व्हाइट पाउडर जैसा होगा। ये जो ऐश बनता है इसका, वो व्हाइट पाउडर जैसा दिखेगा आपको, ठीक है ना, या व्हाइट ऐश भी कह सकते हो, राख जैसा दिखेगा ये। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पर अब बॉन्ड कैसे टूटा होगा वो भी देख लो, तो उसको मैं दिखाता हूं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, देखते हैं कि इस रिएक्शन में बॉन्ड टूटा कैसे होगा। तो आप यहां पर देखिए, ये मैग्नीशियम है और इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो यहां पर बना होगा क्या? MgO। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर 2 कर दीजिए और यहां पर 2 कर दिए, बैलेंस कर दिया। पहले वाले मैंने बैलेंस नहीं किया था, इसीलिए इस रिएक्शन को यहां पर मैं लेके आया, बैलेंस भी कर दिया। तो इसमें हुआ क्या होगा? मैग्नीशियम मेटल है, एक मैग्नीशियम है यहां पर और एक और, 2 मैग्नीशियम हो गए। लेकिन यहां पर अगर जो ऑक्सीजन के दिखे तो ऑक्सीजन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, मतलब यहां पर हो गया ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन डाउन, पुराना बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। अब यह ऑक्सीजन इससे जुड़ गया और यह ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, दोनों से जुड़ गए, तो क्या हुआ? किसके किसके बीच में बॉन्ड बन गया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यहां पर ये जो 2 बने हैं बॉन्ड, यहां पर हम शो कर सकते हैं न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, जो मैं आपको उस समय से समझा रहा हूं
कि केमिकल रिएक्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंडा होता है वो यही होता है कि पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, और उस नए बॉन्ड के बनने की वजह से एक बिल्कुल नया सबस्टांस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी पुराने वाले सबस्टांस से बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। तो ये था आपका पूरा का पूरा पोर्शन जिसे हम लोग कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन। मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा जिसको हम आगे बढ़ाते हैं, अगला केमिकल रिएक्शन के बाद अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो टर्म हम यूज करेंगे, और पहला उसमें टर्म है रिएक्टेंट किसे कहते हैं, रिएक्टेंट। दूसरा टर्म है प्रोडक्ट। ठीक, अब रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, सिंपल सा फंडा है, ये भी आप बड़ी क्लियर समझ लेंगे। रिएक्टेंट का मतलब होता है वो सबस्टांस या दो सबस्टांस विच आर टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी वे सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसे कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन पूरा होने के बाद जो चीज नई सबस्टांस जो बनती है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होती है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। और जनरली रिएक्टेंट को केमिकल रिएक्शन में हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को राइट साइड में। ठीक, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम एक एरो का यूज करते हैं, जिस एरो का जो हेड होता है, ये जो इसका हेड है ये हमेशा और हमेशा किधर होगा, प्रोडक्ट की तरफ होगा, और जो इसकी टेल होगी वो हमेशा किसकी तरफ होगी, रिएक्टेंट की तरफ होगी। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं बेटा, ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कहते हैं किसको, मैं डिफिनीशन भी लिख दे रहा हूं तो रिएक्टेंट आपका है कि दोज सबस्टांसेस which are take part in chemical reactions are known as reactant। साथ में ये भी लिखेंगे जनरली they are right on लेफ्ट साइड। और प्रोडक्ट को क्या लिखोगे, तो बेटा यहीं पर आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, द न्यू सबस्टांस which is formed after completion of chemical reaction is known as प्रोडक्ट। एग्जाम्पल अब देंगे तो ये मैंने बता दिया दोनों कि वह सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है और उनको जनरली लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। और दूसरा प्रोडक्ट, वे सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन के पूरा होने के बाद बनते हैं और बिल्कुल नई प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं, उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। और उन्हें हमेशा कहाँ लिखा जाता है, रिएक्शन में राइट साइड में लिखा जाता है। किस साइड में, राइट साइड में लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही एग्जांपल लेके आपको बढ़िया से समझाते हैं इसको। अब देखिएगा इसके एग्जांपल को अगर जो उठाते हैं तो हमारा एग्जांपल है ये मैग्नीशियम, देख लीजिए ये है मैग्नीशियम, और यह मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, यह मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg, 2 ले लिया, ऑक्सीजन का O2, दोनों मिलकर के 2MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए। तो
तो यहां पर अगर जो देखा जाए बेटा, तो यहां देखिए ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और ये देखिए लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहां पर एक एरो का यूज हमने किया है, और यहां पर ये जो आपका बना हुआ है इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। और प्रोडक्ट को हमने राइट साइड में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैं जो समझा रहा था कि ये जो एरो है, इस एरो का हेड हमेशा किसकी तरफ रहेगा, प्रोडक्ट की तरफ, और जो टेल है वो हमेशा किसकी तरफ रहेगा, रिएक्टेंट की तरफ। तो ये हमारा हो गया कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझाने के लिए। इसके बाद अगला जो हमारा टर्म आएगा वो उस टर्म में देखेंगे हम कि केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं और हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब दो तरह की चीजें यहां पर आएंगी, या तो सीधे हम लोग पहुंच जाएं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा है कि केमिकल रिएक्शन में कितने तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। याद रखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इस पर बात करते हैं, यानी कि जब दो सबस्टांस एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करते हैं तो वहां पॉसिबिलिटी है कि उसमें गैस बाहर निकल रही हो, या दो चीजों को हमने आपस में मिलाया और वहां पर गैस बाहर निकल रही हो, तो ये श्योरिटी है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जांपल देंगे, तो ऐसे यहां लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर सबस्टांस केमिकली react to each other, then evolution of gas takes place। याद रखिए, अगर दो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शन में गैस निकलेगा, लेकिन ये जरूरी है कि अगर जो गैस निकल रहा है किसी दो चीजों को मिलाने पर तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, हम आपको बताते भी हैं। एक रिएक्शन देखिए, एक रिएक्शन है, और वो रिएक्शन क्या है यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर जो हम H2SO4 है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और इस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जिंक मेटल से कराते हैं। ये हमारा है जिंक मेटल, ये हमारा है जिंक मेटल, रिएक्शन कराते हैं। तो एक एक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें ये कहा जाता है कि जो मेटल ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले को क्या करता है, उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पर उस एक्टिविटी सीरीज में जिंक जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है। यानी डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन में आपका होगा क्या कि आपका ये जिंक जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और यहां पर ZnSO4 क्या हो जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो देखो यहां पर ये जो गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। इसको मैं थोड़ा डायग्राम के साथ दिखाऊं तो और बढ़िया से आप समझ सकते हैं। देखिए डायग्राम के हिसाब से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेसल में लैब से हम क्या करेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लेंगे। ये मान लो चाइना डिश है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए। ये हमारा हो गया
जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और उसके बाद हम यहां पर बीकर में जो देखें हम, तो ये हम जो है बीकर में क्या कर लिए, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं। ये हमारा हो गया H2SO4, यानी ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर जो आपस में रिएक्ट कराते हैं, केमिकली रिएक्ट कराते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब, या ये हम लेते हैं एक थोड़ा सा बॉइलिंग ट्यूब ले सकते हैं, या टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, ठीक। और इसमें जो हमने जिंक ग्रेन्यूल्स पहले से ले लिए, ये हमारे जिंक ग्रेन्यूल्स हो गए। ये जो हमारे जिंक ग्रेन्यूल्स थे ना यहाँ पर, ये जिंक ग्रेन्यूल्स, वो जिंक ग्रेन्यूल्स हमने यहाँ पर ले लिए। और फिर इसमें हमने डाल दिया आपका, यहाँ से ला दिया सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया, तो वही रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होगा कि जिंक ग्रेन्यूल था, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला गया, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ पर ZnSO4 बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, और वो क्वेश्चन ये क्रिएट होगा कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कलरलेस होता है। वो क्या होता है, कलरलेस होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है? और केमिस्ट्री कहती है कि बिना प्रूफ के तो हम मानेंगे नहीं, तो हमको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है, यानी कि यहां से कोई गैस निकल रही है। तो इसके लिए बड़ा छोटा सा फंडा है जो शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 में भी आई थिंक थोड़ा बताया गया होगा, 9th में भी बताया हो गया, कि जब कोई भी गैस अगर जो जलती है और जलते समय पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वो गैस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। क्योंकि पॉप साउंड, जलते समय पॉप साउंड प्रोड्यूस करना हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। तो यहां पर हम वही एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि यहां से जो भी गैस निकली, सपोज दैट हम इंस्ट्रूमेंट को ऐसे सेटअप करेंगे, इस तरह का सेटअप डाल देंगे, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इसको भी, कि हम इंस्ट्रूमेंट का सेटअप इस हिसाब से डालेंगे। ये हो गया, यहाँ पर रबर कॉर्क लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से निकलने वाली गैस को, ये रही, ये निकलने वाली गैस को अब इसको हम रख लेते हैं किसी चीज़ पे, और यहाँ से, यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स था हमारा, कलर से ही शो कर देते हैं हम आपको, यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स है, ठीक। ये जिंक ग्रेन्यूल्स हमने ले लिया, और इसमें जो हमने क्या कर लिया आपका, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यहाँ पर रिएक्शन हो गया, और यहाँ से जो गैस निकल रही है, चलिए इसको हम किसी कलर से शो कर लेते हैं, मान लीजिए ग्रीन कलर से शो कर लिया, चूँकि कलरलेस होता है हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ से जो गैस निकल रही है वो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। लेकिन अभी प्रूफ नहीं है कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को ला करके सेट कर देंगे इस तरह से, इसको ला करके हम लोग सेट कर देते हैं। यहाँ पर एक वाटर बाथ होगा, ठीक, और इस वाटर बाथ में आपका सोप सॉल्यूशन रहेगा। इस वाटर बाथ में आप याद रखिए, यहाँ पर आपका सोप सॉल्यूशन रहेगा, ये यहाँ पर सोप सॉल्यूशन रहे, ठीक है। और जो गैस इसमें से निकल रही है, वो गैस यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगी, और यहाँ पर सोप सॉल्यूशन में से वो बबल्स बना करके, बड़े बड़े बबल्स बना करके बाहर निकलेगी, और इन बबल्स के अंदर वो गैस भरी हुई है, इन बबल्स के अंदर वो गैस भरी हुई है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एक जलता हुआ मैच स्टिक लेकर के जाना है। यहाँ पर आपको करना क्या है, एक जलता हुआ मैच स्टिक लेकर के जाना है। जो ही माचिस की तिल्ली ले लीजिए, कैंडल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो ही लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि यह पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये ब्रस्ट कर जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर देखा जाए तो ये ऐसे आप कह सकते हैं ब्रस्ट कर जाएगा और यहाँ पर पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा और जो ही पॉप साउंड ये प्रोड्यूस करता है वहीं पर ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ प्रोड्यूस होने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी के बेस पर आपको एक एक्सपेरिमेंटल चीज भी दिखा दी, समझा भी दिया कि जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो वहां पर जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना, यानी कि यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें एक गैस इवॉल्व हो रही है, यानी दो सबस्टांस को मिलाने पर अगर जो गैस इवॉल्व हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो पहला तो मैंने आपको समझा दिया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद अब आते हैं अगले वाले प्रॉपर्टी पे। तो जब अगले प्रॉपर्टी पर आएंगे तो दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, दूसरी प्रॉपर्टी वो होती है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर जो दो या दो से ज्यादा सबस्टांस को आपस में मिलाते हैं और उसके मिलाने के बाद उसमें कलर में कोई चेंज आ गया तो फिर भी वहां पर हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो वी कैन से दैट when two or more than two substances are chemically react to each other, then change of color in the new substance is possible। या दो सबस्टांस एक दूसरे में मिलाया गया और चेंज कलर में न्यू सबस्टांस के कलर में चेंज हो गया तो वो केमिकल रिएक्शन है। देखिए, हम यहां पर लिख सकते हैं इफ टू और मोर substances are mixed to each other and new substance is formed with changed color, then it is a chemical reaction। ये एक केमिकल रिएक्शन होगा। एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको, और ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे एक कंपाउंड है जिसका नाम है KMnO4, फार्मूला है और नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये इसका नाम है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए KMnO4, ठीक, ये जो होता है पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। अब अगर जो आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट है और इसको पानी में जो थोड़ा सा एक पिंच भी अगर घोलते हैं तो पूरा का पूरा पानी कलर जो होता है पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, अब अगर जो उसमें थोड़ा सा आप कोई भी एल्कीन डालिए, अब आप लोग कहेंगे सर ये एल्कीन क्या है? तो एल्कीन एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, या हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। वहीं एल्काइन में बोलता तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता, और इन दोनों को एक साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन दोनों को एक साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, और दो पार्ट में होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड तो एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड तो एल्काइन। अगर जो ये बहुत प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा कह लीजिए कि आपने लिया KMnO4 जो पर्पल कलर का है और इसमें आपने मिक्स कर दिया साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो आपको आसानी से लेमन से मिल जाएगा। ठीक है, और जो ही अगर जो आप इसमें मिक्स करेंगे तो इसका कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। मतलब पहले ये पर्पल कलर का था और जो ही इसमें हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डाल दिया, याद रखिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
मतलब जिस कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो तुरंत इसके कलर को क्या कर देगा, डिसअपीयर कर देगा। तो यहां पर कलर में चेंज हुआ है, इट मींस यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। याद रखिए, इसको हम थोड़ा सा फिगर के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, किसका, KMnO4 को पानी में घोल करके बना लिया KMnO4। यहां पर ये हमारा हो गया। तो देखिए, ये हमारा KMnO4 का पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन करके तैयार हो गया। ये बन के तैयार। अब थोड़ा सा भी इसमें आप कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डाल दें, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या आप नहीं कुछ कर सकते तो इसमें जो है आप थोड़ा सा क्या डाल दें, साइट्रिक एसिड ही, लेमन से साइट्रिक एसिड ला करके डाल दीजिए। जो ही डालेंगे, या कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डाल दीजिए, जो मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों में से कोई एक, या कुछ नहीं मिलता है तो साइट्रिक एसिड डालिए, उसमें होता है। और जो ही डालेंगे तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो चेंज आपको देखने में मिलेगा। यहाँ पर देखिए, वो चेंज आपको मिलेगा इस तरह से। ये आपका टेस्ट ट्यूब होगा और इसका कलर गायब हो जाएगा। ये जो पर्पल कलर था वो यहाँ लिख सकते हैं कि पर्पल कलर जो है वो पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो देखो, ये पर्पल कलर डिसअपीयर इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कलर का चेंज होना, याद रखिए, कलर का चेंज होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है किसी केमिकल रिएक्शन का। इसके बाद अब हम आएंगे अगली प्रॉपर्टी पर। दो प्रॉपर्टी हमने क्लियर कर दिया, अब हम आएंगे इसके तीसरी प्रॉपर्टी पर, और वो तीसरी प्रॉपर्टी जो होगी उसे देखते हैं क्या कहती है तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीसरी प्रॉपर्टी होती है चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर का बढ़ जाना या टेम्परेचर का कम होना, दोनों पॉसिबिलिटी है। हम एग्जांपल आपको टेम्परेचर का बढ़ जाना बताएंगे, यानी राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें अगर जो देखा जाए तो दो रिएक्शन का एग्जांपल देंगे, ठीक है ना। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखाने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जब when two or more than two substances are mixed to each other and there is a change in temperature, so we can say that there is a chemical reaction is takes place। मतलब अगर जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को एक दूसरे में मिलाते हैं और मिलने के बाद उनके टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तो हम कहेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब किस तरह का हुआ है वो भी देखते हैं, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। इसमें एग्जाम्पल पहला ही उठाते हैं और वो होता है क्विक लाइन के बारे में। आपने सुना होगा क्विक लाइन के बारे में। क्विक लाइन, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर जो क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड आप देख रहे हो, इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जो आप पानी में घोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जो आप पानी में घोलते हो तो जिस वेसल में भी आप घोलोगे उस वेसल का पूरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पूरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, या आपने देखा होगा कि घर में वाइट वॉश होता है, चूने से वाइट वॉश किया जाता है, तो गांव में लोग इसको कली चूना कहते हैं, गांव में इसको लोग कली चूना के नाम से जानते हैं। और बकेट में पानी ले करके और उसमें पानी डाल देते, मतलब पहले बाल्टी होगा, पानी डालेंगे और उसमें फिर चूना डालते हैं। तो आप ध्यान से देखिए अगर जो, तो पानी उबलने लगता है, बॉयल करने लगता है,
और अगर जो बकेट को आपको छू के देखे तो पूरा का पूरा बकेट बिल्कुल गर्म हो जाता है। इवन डायरेक्ट आप हाथ भी नहीं डाल सकते, हाथ जलेगा भी और कटेगा भी, क्योंकि बेस है, बेस कोरिजन भी करता है। तो अब होगा क्या यहां पर, ये एक टेम्परेचर अगर जो बढ़ रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। वो मैं आगे बताऊंगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो यहां पर ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा क्या, आपने करना क्या है कि अगर जो एक बीकर ही आप ले रहे हैं यहां पर, और इसमें आपने पानी ले लिया है, आपने वाटर ले लिया है, और वाटर लेने के बाद इसमें अगर जो आप चूना डालते हैं, आपने क्विक लाइम डाल दिया, इसमें कली चूना जिसको कह रहे हैं, क्विक लाइम डाल दिया, तो यहाँ पर जो रिएक्शन, ये आपका वाटर था ही, अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो मैं पहले वर्ड्स में लिख के दिखाता हूँ कि कैल्शियम जो ऑक्साइड है, यह कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत ज़्यादा हीट क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, इसको अगर जो इक्वेशन के फॉर्म से शो करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल, और जब रिएक्शन किया तो CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपका हीट बाहर निकलेगा, यानी एक्सो, जहां हीट बाहर निकल रहा है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा। तो आप बताइए, आप समझ भी गए होंगे कि अकेले जब पानी था या अकेले जब चूना, दोनों अलग अलग थे तो टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन जब इन दोनों ने एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन किया और एक न्यू सबस्टांस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो साथ में बहुत ज़्यादा हीट भी बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से उस वेसल का, जिस वेसल में ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि जहां दो सबस्टांस को मिलाने के बाद अगर जो उसका टेम्परेचर, उस रिएक्शन के बाद या उन दोनों के मिलने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसके बाद में, जैसे मैंने बोला, इसकी अगली प्रॉपर्टी यानी कि चौथी प्रॉपर्टी पर हम आते हैं, और हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ये याद रखिए, प्रेसिपिटेट। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पर प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस को हम मिलाते हैं और दोनों एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करते हैं तो प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने, लेकिन अगर जो दो सबस्टांस को मिलाने पर प्रेसिपिटेट बनता है तो प्रेसिपिटेट का बनना भी केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। मैं एग्जांपल देता हूं, तो यहां लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर substances are mixed to each other and precipitate is formed, then it is a केमिकल रिएक्शन। मतलब इस डिफिनीशन से तो ये क्लियर हो गया कि अगर जो प्रेसिपिटेट बनता है तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया सा एक एग्जांपल है कि अगर जो आप बेरियम क्लोराइड लेते हैं, क्या ले रहे हैं आप, बेरियम क्लोराइड, और इस बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो
आपको यहां पर मिलता है बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट इसी का वाइट पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट मिलता है, और साथ में आपको मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और जो लिक्विड फॉर्म में होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। इसको अगर जो रिएक्शन के तौर पे हम कहें तो बेरियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है ये होता है BaCl2, और ये रिएक्शन करेगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया आपका। और जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के बाद सेम यहाँ पर ये सल्फेट के साथ चला जाएगा, ये क्लोरीन के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपका, और साथ में आपका बन जाएगा 2HCl, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है। अगर जो एक्वस फॉर्म में होगा तो इस हाइड्रोजन क्लोराइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह लेंगे। ठीक, तो यहां पर आप देखिए कि अगर जो बेरियम क्लोराइड में आपने सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया तो यहां पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो बेरियम सल्फेट का होता है, और ये प्रेसिपिटेट का बनना ये प्रूफ करता है कि यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रॉपर्टी। अब चौथे प्रॉपर्टी के बाद हम आएंगे अपने अगले प्रॉपर्टी पर। उस प्रॉपर्टी का नाम है पांचवी जो प्रॉपर्टी है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। यानी कि अगर जो दो या दो से ज्यादा सबस्टांस आपस में मिलाए जाते हैं और मिलाए जाने पर अगर जो सबस्टांस बनता है मिलाए जाने के बाद उसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंज हो रहा है तो वहां भी पॉसिबिलिटी है कि वह केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा स्टूडेंट डाउटफुल रहते हैं, क्योंकि अक्सर फिजिकल स्टेट चेंज होने पर वो फिजिकल चेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में वो केवल फिजिकल चेंज होगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन में भी फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो यहां पर पहले हम लिख सकते हैं कि व्हेन सबस्टांसेस आर मिक्स्ड टुगेदर या मिक्स्ड टू ईच अदर and new substance formed with change in physical states, then it is a chemical रिएक्शन, यह एक केमिकल रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से समझ लेंगे अच्छी तरह से। ये हो जाएगा बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में ध्यान से देखो, जो कैंडल होता है देख लो अगर जो अच्छी तरह से, जो आपका कैंडल होता है वो वैक्स का बना होता है। ठीक, वैक्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वैक्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका फिजिकल स्टेट जो होता है वो सॉलिड होता है। लेकिन यही वैक्स जो होता है जब हीट होता है, ठीक, तो हीट होने पर ये लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड वैक्स बन जाता है। ठीक, यानी यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। और जब ये जलना शुरू होता है, बर्न होता है, जलना शुरू होता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो गैसियस फॉर्म में होती है। तो देखो यहां पर लिक्विड वैक्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, गर्म करने पर ये जो वैक्स था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और जब इसको गर्म करते हैं तो ये मेल्ट होता है। यहां पर लिख सकते हैं कि मेल्ट होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड में जब ये वेपर में कन्वर्ट होने लगता है तब जलता है, और जलने के बाद ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है, रोशनी पैदा करता है, और उस समय जो गैस बन रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो नया प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड।
लेकिन यहां पर फिजिकल स्टेट में भी चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर जो दो सबस्टांस को मिलाने पर उसके फिजिकल स्टेट में चेंज अगर जो हो रहा है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। केवल फिजिकल स्टेट में चेंज, फिजिकल चेंज में नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन में भी फिजिकल स्टेट में चेंज पॉसिबल है। तो ये हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी थे किसी केमिकल रिएक्शन के। अब हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे आपको केमिकल इक्वेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। सो थैंक यू सो मच।